नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। कैसी चल रही है साथियों आपकी तैयारी? बहुत अच्छी चल रही होगी, खूबसूरत चल रही होगी और शानदार चल रही होगी। आप सबकी तैयारी को अच्छा, बेहतरीन और जबरदस्त बनाने के लिए मैं आप सभी के सामने आ गया हूँ एक खूबसूरत, जबरदस्त और जोरदार सी क्लास को लेकर। तो जल्दी से फटाफट से आइएगा और स्पीड से साथियों एक बार जुड़ जाइएगा, जिससे कि साथियों हम अपनी क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर पाए, शुरू कर पाए। चलो दोस्तों, आपको जो पीडीएफ मिलती है वो किस पर मिलती है? तो आपकी पीडीएफ इस साइंस मैग्नेट पर मिलती है। किस पर? साइंस मैग्नेट के जो टेलीग्राम है उस पर आपकी पीडीएफ मिलती है। और दोस्तों, हमारी जो क्लासेस का टाइम टेबल है, जो विराट बैच की फ्री यूट्यूब पर क्लासेस हो रही हैं, उनका टाइम टेबल है सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है। अभी आपको एएलपी के लिए साथियों सर यहाँ पे 10 बजे आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास ले रहे हैं, फिर आपका यही कंटिन्यू हो जाएगा। तो जीके और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर के लिए आपका भाई सुशील जादौन आ जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं चीजों को। और मैं साथियों आपकी 10 बजे क्लास होती है। तो ये फ्री क्लासेस का टाइम टेबल है जो आपका सत्य यूट्यूब पर फ्री चल रहा है। बच्चा कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ बेटा, होगी रिकॉर्डेड, तुझे पढ़ने से मतलब है। अगर रिकॉर्डेड भी है तो फिर रिकॉर्डेड ही पढ़ ले, ठीक है। लाइव में तुझे क्या संतरे मिलेंगे, और लाइव में मतलब तेरे को सेब मिलेंगे, और जो रिकॉर्डेड होगी उसमें अमरूद मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ है क्या? क्यों भाई? है, तुझे पढ़ना ही तो है, तो क्यों इतना लोड लेता है, क्यों इतना टेंशन लेता है? पढ़ाई कर आराम से मेरे भाई। लाइव रिकॉर्डेड में मुझे तो नहीं लगता बेटा कुछ अंतर होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं ना, मैं भी पढ़ाई करता हूं, और मैं जो पढ़ाई करता हूं ना दोस्तों, हमेशा मैं रिकॉर्डेड क्लास ही पढ़ता हूं। मैं मतलब अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई क्लास कभी लाइव ली होगी किसी की भी। मैंने कभी कोई क्लास लाइव नहीं ली। आज तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, मैं सारी की सारी जितनी भी मैंने पढ़ाई करी है ना, वो सब रिकॉर्डेड से। अगर मैं कोई मान लीजिएगा किसी का मतलब बैच भी लेता हूं ना, तो किसका लेता हूं? मैं रिकॉर्डेड लेता हूं। जैसे मान लो मैं अपने एग्जामों की जब तैयारी करता हूं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं तो हमेशा एक स्टूडेंट की ही लाइफ जीता हूं, तो जब भी मैं पढ़ाई करता हूं ना, तो मैं ये देखता हूं भाई इस संस्था का मेरे को रिकॉर्डेड बैच मिल जाए। हालांकि वो बहुत महंगे होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रिकॉर्डेड में क्या होता है ना, फालतू की कोई बकवास भी नहीं होती है। वैसे तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं बहुत ज्यादा कमेंट पे ध्यान नहीं देता। क्यों पता है? एक बात बताऊं, अगर मैं आपका अभी कमेंट पढ़ वीडियो को देखेगा ना, तो उस समय उसको लाइव कमेंट से कोई मतलब नहीं है। उस समय वो इरिटेट होता है, यार सर ने किसका कमेंट ले लिया, उसे पता ही नहीं है। 2-3 महीने बाद, अभी लाइव में तो चलो ठीक है पता रहता है, 2-3-4 महीने बाद जब इन वीडियो को कोई बाद में देखेगा ना, तो तब उसे कैसा महसूस होगा, यार पता नहीं सर किसका कमेंट पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं तो कभी कमेंट लेता ही नहीं हूं। बस एक नजर रखता हूं कि कमेंट में भाई कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बच्चा थोड़ा सा मतलब किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो, बस उतनी बात लेके चलता हूं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको मुगल काल पढ़ाना शुरू कर चुका था, और मुगल काल में जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था वो बाबर पढ़ाया था। लगभग 2 वीडियो हमारी हो चुकी है। आज हम बाबर पर ही डिस्कस कंटिन्यू करेंगे, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। और मैंने आपसे ये कहा था कि दोस्तों जो बाबर है, ये बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक है। मतलब जो मुगल वंश है उसकी स्थापना करने का काम इस बाबर नाम के व्यक्ति ने किया है। जब बाबर भारत में आया, उस समय भारत में एक वंश शासन कर रहा था जो दिल्ली सल्तनत का सातवां वंश था। नाम था लोधी वंश। उस लोधी वंश पर एक राजा शासन कर रहा था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। पहली वीडियो में हमने ये जाना था कि बाबर की सत्य स्थिति क्या रही थी जब उसका जन्म हुआ, उसके पिता, उसके माता, उसका जीवन, कैसे उसने सत्य तोफ गोले और कैसे उसने तुलगमा युद्ध नीति वगैरह के बारे में जानकारी ली थी। पहले हमने ये जाना था।
फिर हमने ये जाना था कि भारत में जब बाबर ने एंट्री ली तो तात्कालीन स्थिति क्या थी। उसने पहला आक्रमण बाजो और भेरा पर किया। वहां पर एक जनजाति थी यूसुफजाई जनजाति। उस यूसुफजाई जनजाति का दमन बाबर के द्वारा किया गया। और फिर बाबर क्या करता है दोस्तों, राणा सांगा का भी यहां पर साथियों रोल रहता है। तो बाबर पहले युद्ध में, जो पानीपत का पहला युद्ध है 1526 में, दोस्तों इन बातों को ध्यान से सुना करो जो मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताता हूं, क्योंकि ये बहुत की पॉइंट होते हैं। मैं बहुत, कहते हैं ना कि एक तरह से मक्खन निकाल देना, तो उसी पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूं, शुरू में रिवाइज भी हो जाता है आपका। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर ने साथियों तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कर दिया। भारत में साथियों तोपों का प्रयोग कर दिया। मैं बता चुका हूं वैसे तो तोपों का प्रयोग बाजो और भेरा में भी किया था बाबर ने, लेकिन अगर बाजो और भेरा आपको नहीं मिलता तो भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये कि बाजो और भेरा का बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, लेकिन बाबर वहां भी तोपों का प्रयोग कर चुका था। बाबर भारत के अंदर साथियों तुक्के से जीत गया है पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 में हुई है, क्योंकि जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे वो उसकी ताकत थी और हाथी ने अपनी ही सेना को कुचल देने का काम किया था। उसके बाद साथियों अब बाबर पानीपत की पहली लड़ाई जीत चुका है। तो पहली लड़ाई जीतने के बाद मैंने कहा बाबर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होगा, राणा सांगा। क्यों? क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई में राणा सांगा के भी भरोसे बाबर मान लो आया था, क्योंकि इस बात को बाबरनामा ही मानती है कि राणा सांगा ने बाबर की मदद करने के लिए हां बोला था, जबकि अन्य इतिहासकार नहीं मानते कि राणा सांगा ने हां बोला था। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी बाबरनामा तुझे के बाबरी, तो उसमें कहा गया कि भाई राणा सांगा ने हमारी मदद करने के लिए कहा था। अब राणा सांगा नहीं आया पानीपत की पहली लड़ाई में मदद करने के लिए। जब नहीं आया तो अब सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों यहां पर कौन, आपका राणा सांगा। कौन दुश्मन है? सबसे बड़ा दुश्मन है राणा सांगा। चलिए अभी सही चल रहा है ना? हाँ, तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन है यहां पर राणा सांगा। अब बाबर बदला लेना चाहेगा राणा सांगा से, बाबर बदला लेना चाहेगा दोस्तों राणा सांगा से। तो अब यहीं से आगे शुरू कर रहे हैं हम कहानी को। सुनो, देखो पानीपत की पहली लड़ाई हो चुकी है और पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो साथियों 21 अप्रैल 1526 में हुई है। पानीपत की पहली लड़ाई में साथियों इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया है। दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो चुका है और मुगल वंश, मुगल सल्तिया साथियों स्थापित हो चुकी है भारत में। मतलब पानीपत की लड़ाई से मुगल वंश की स्थापना भारत के अंदर हुई है और इब्राहिम लोदी साथियों इस युद्ध के अंदर हार गया है। जैसे इब्राहिम लोदी हारा है उसके पीछे कुछ प्रमुख कारण है, तोप का प्रयोग, और साथियों उस्ताद अली और मुस्तफा इसके तोपची थे। तोप जिस विधि से सजाई जाती थी उसको उस्मानी विधि कहते हैं। जहां बाबर खड़ा होता था उस स्थान को गुल कहा जाता है। तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कर दिया है बाबर ने। और दोस्तों जैसे ही तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, बाबर युद्ध जीता, उससे आगे का कहानी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनो दोस्तों। अब बाबर ने कहा कि जो हमारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा वो है साथियों राणा सांगा। कौन? राणा सांगा। राणा सांगा और संग्राम सिंह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब हम बदला लेंगे इससे। बाबर ने अपनी सेना को संबोधित किया और सेना को संबोधित करके कहा कि अब हमें एक लड़ाई और लड़नी है और वो लड़ाई होगी राणा सांगा के खिलाफ, जो राजस्थान का एक राजपूत शासक है। अब जैसे ही राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात बाबर ने कही, बाबर की पूरी सेना ने हथियार डाल दिए। बाबर की पूरी सेना ने हथियार डाल दिए और कहा, बाबर हमारी बात सुन तो ध्यान से, हमें अगर इधर मरवाने के लिए लेके आया है भारत में तो बता। तुमने पहली लड़ाई तो ऐसी कर दी जिसकी वजह से हम मरते मरते बचे हैं, वो तो तुक्का लग गया, तेरा दाव सही बैठ गया, जिसकी वजह से तू जीत गया पहली लड़ाई पानीपत वाली। अब तू किसे? राणा सांगा को हराने के लिए चला है, जबकि बाबर की सेना अच्छी तरह से जानती थी कि राणा सांगा की क्या ताकत है। दोस्तों राणा सांगा को हराना आसान नहीं था। राणा सांगा को हराना आसान नहीं था। राणा सांगा बहुत शक्तिशाली शासक है। क्यों? क्योंकि इब्राहिम लोदी भी शक्तिशाली था बाबर से, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से इब्राहिम लोदी हार गया। और सच तो यह है कि अगर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की हम तुलनात्मक चीजों को देखें तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी से भी ज्यादा ताकतवर था। तो बाबर की सेना ने मना कर दिया, बोले हम यार राणा सांगा से नहीं लड़ने के लिए जाएंगे, ये व्यक्ति इतना ताकतवर है कि इसने खुद इब्राहिम लोदी को हरा रखा था, तो हम इससे लड़ने जाएंगे तो निश्चित सी बात है मौत को गले लगाना, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। बाबर की सेना ने हथियार डाल दिए। इसके नाम से बाबर की सेना कांपती थी। एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबर अपनी आत्मकथा में, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है,
उस ऑटोबायोग्राफी में सिर्फ 2 ही राजाओं के बारे में बात करता है महानता के संबंध में। बाबर कहता है कि मैं भारत के अंदर 2 राजाओं से डरता था जो बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। पता है किसके बारे में लिखता है? एक तो लिखता है राणा सांगा के बारे में और एक लिखता है दक्षिण भारत के शासक कृष्णदेव राय के बारे में। बाबर कहता है दोनों बड़े ताकतवर थे और बहुत महत्वाकांक्षी शासक थे। अपने शब्दों में कहूं तो बाबर इन दोनों शासकों से डरने की बात अपनी आत्मकथा में लिखता है। तो जब बाबर डरता था, आत्मकथा में लिख रहा है, तो सेना पर क्या फर्क पड़ा होगा? सेना ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बाबर हम नहीं लड़ेंगे, चाहे तू कुछ कर ले, चाहे हमारी गर्दन को काट दे, हम राणा सांगा के सामने तो लड़ने नहीं जाएंगे। हुआ क्या, सुनो ध्यान से। दरअसल दोस्तों ऐसा है कि बाबर ने अपना एक छोटा सा दल क्या, एक फुल फ्लैश वार ही है, तो फुल फ्लैश वार करने के लिए दोस्तों राणा सांगा पर अटैक करने के लिए एक अपना दल भेजा। ये दल बाबर को लग रहा था कि राणा सांगा को हरा देगा। आपको बताना चाहता हूं कि एक वयाना का युद्ध है, जिसे आप बयाना बोलते हो या वयाना बोलते हो। इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर का सामना हुआ। ध्यान से सुनना, मैं इस चीज को लिखाऊंगा नहीं लेकिन समझाऊंगा। उस युद्ध में राणा सांगा और दोस्तों बाबर का सामना हुआ। राणा सांगा ने इतना मारा बाबर की सेना को, कि जो बाबर की तोपें हुआ करती थी ना, जब तोपों को लगाया ना बाबर ने राणा सांगा से लड़ने के लिए, तो राजपूत सैनिक इतने बहादुर थे कि उन्होंने अपनी बाजुओं में तोपों को फंसा के तोप का मुंह खुद बाबर की सेना की तरफ कर दिया। बोले चलाओ एक बार। कहते हैं कि इस बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को बहुत मारा था। हालांकि आप जानते हैं कि इतिहास के अंदर वही युद्ध लिखे जाते हैं जो युद्ध इन राजाओं के समय के इतिहासकारों ने लिखे थे। तो बयाना का युद्ध जो है वो इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं मिलता, जबकि राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को हरा दिया था बयाना की लड़ाई में। अब क्या हुआ कि एक लड़ाई तो हार चुकी है बाबर की सेना राणा सांगा के सामने, और भाग गई थी, पर राणा सांगा के सामने बाबर की सेना भाग खड़ी हुई थी। बोले हम नहीं लड़ पाएंगे इससे। अब बाबर दोबारा से उन्हें उत्साहित कर रहा था कि तुम एक बार और लड़ो। कहने के लिए मैं कह सकता हूं कि जो राणा सांगा का हम युद्ध पढ़ते हैं ना बाबर का, ये दरअसल दूसरा बैटल है। राणा सांगा और बाबर इससे पहले एक बयाना के युद्ध में भिड़ चुके थे, जिसमें राणा सांगा ने बाबर और बाबर की सेना को बहुत मारा था। कहने का मतलब है कि अब राणा सांगा के सामने दोबारा बाबर अपनी सेना को तैयार कर रहा है और सेना मना कर रही है। बाबर को लगा कि अगर यार सेना नहीं लड़ने के लिए तैयार होगी तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे भारत विजय कर पाऊंगा। तो राणा सांगा के लिए तैयार करने के लिए सेना सत्यो बाबर ने दिमाग लगाया और बाबर ने कहा कि देखो भाई सुनो, अपनी सेना को संबोधित कर रहा है बाबर कि सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये लड़ाई अपने लिए लड़ रहा हूं? नहीं, ये लड़ाई मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं। बाबर ने क्या कहा, क्योंकि सेना हथियार डाल चुकी है राणा सांगा के नाम से, तो बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है लड़ाई मैं अपने लिए लड़ रहा हूं? नहीं, ये लड़ाई मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूं। और आप ध्यान रखो कि सामने खड़ी हुई सेना जो राणा सांगा की सेना है, सामने खड़ी हुई सेना एक काफिरों की सेना है। और अगर आप इस लड़ाई में मारे गए, आप इस लड़ाई में सत्य अगर आपको मृत्यु प्राप्त हुई तो आपको नसीब ये जन्नत होगी। अगर आप जीत गए तो भारत में तुमसे बड़ा शक्तिशाली शासक कौन होगा। दरअसल मामला जो है बाबर ने सत्य धर्म पे लाके छोड़ दिया। और यहां पर बाबर क्या करता है, इस युद्ध में बाबर जिहाद का नारा देता है। क्या देता है? जिहाद का नारा देता है। मतलब इस लड़ाई को हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना देता है। और आप जानते हैं जन्नत नसीब के नाम पर ये लोग कहीं पर भी साथियों अपने सीने से बम बांध के अल्लाहू अकबर कह के कूद जाते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ एक माइंड वॉश कराया जाता है कि आपको मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। कुछ बाबर ने भी अपनी सेना का माइंड वॉश ऐसे ही किया कि अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो आपको नसीब जन्नत होगी, और अगर जीत गए तो तुमसे बड़ा सहिंसा कौन है। और सेना सत्य जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर खड़ी हुई कि अगर हमें जन्नत नसीब होगी तो इससे बढ़िया नसीब हमारा क्या हो सकता है। आप टेंशन ना लो बाबर, हम राणा सांगा को मारेंगे, क्योंकि बाबर ने ऐसे सिखाया कि सामने वाली जो सेना है वो काफिरों की सेना है, मतलब सामने एक हिंदुओं की सेना है, और हम ये लड़ाई इस्लाम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हमें दुनिया के अंदर इस्लाम धर्म का झंडा सत्य उसको परचम लहराना है उसका। इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना के रख दिया। जब इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना के रखा तो सेना तैयार हुई, लेकिन सेना तैयार हुई तब तक तुम जैसे कुछ दिमागदार भी उस सेना के अंदर दो चार थे। सेना ने कहा, उन दिमागदारों ने कहा सेना में से निकल के, बाबर आज तुझे इस्लाम धर्म की याद आने लगी। जब तेरा दुश्मन ताकतवर है तुझे उस समय इस्लाम धर्म की याद आने लगी। तू
इस्लाम धर्म को, अगर इतना ही सच्चा इस्लाम धर्म को मानने वाला है, तो दुनिया पूरे दिन ये जो लवली लवली पैक बना के पीता रहता है, ये कोई इस्लाम धर्म की बात थोड़ी है। अरे इस्लाम धर्म में शराब हराम मानी गई है, और तू दारू पीता है, तू शराब पीता है, तू मदिरा का सेवन करता है। अरे तू कब से सच्चा मुसलमान हो गया? तू कब से इस्लाम धर्म की बातें करने लगा? अब बाबर को समझ में आ गया बात तो बिगड़ने वाली है। बाबर ने एक हल्का सा लिटिल ले भी रखा था हाथ में, हल्का सा ले भी रखा था। बाबर ने यूं मारा फेंक के, बोले आज के बाद शराब पीना बंद, आज के बाद शराब पीना बंद, आज के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊंगा, मैं आज के बाद सच्चा मुसलमान बन जाऊंगा। क्योंकि बाबर को यह प्रूफ करना था कि मैं इस्लाम धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोगों ने कहा, तुम्हारे जैसे दिमागदारों ने, कि एक बात बता, हाथ की ली हुई तो फेंक दे, ये तो ड्राम ले लेके अपने साथ चल रहा है भर भर के। बाबर को पता नहीं था ठेका मिले ना मिले रास्ते में, तो शराब अपने साथ भर भर के लेके चलता था। तो ये जो पेटियों में बंद कर करके भर भर के लेके आया है, इसका क्या, एक गिलास की तो तूने फेंक दी। बाबर ने कहा सारी शराब बिखरवा दो, सारी शराब बिखरवा दो, आज के बाद कोई शराब नहीं चलेगी भाई। सारी की सारी शराब बाबर ने यहां पर बिखरवा दी। और दोस्तों कहा जाता है कि यहां पर बाबर ने इस युद्ध को धर्म युद्ध बता के, जिहाद का नारा देके, और दोस्तों अपनी सेना को तैयार किया। अब सेना तो तैयार हो गई जिहाद के नाम पे, सेना तो तैयार हो गई जिहाद के नाम पर। आखिरकार सेना लड़े कैसे? राणा सांगा से लड़ना आसान थोड़ी है, कोई मुद्दा, कोई वजह, कोई कारण, कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो कहा जाता है कि एक नदी हुआ करती थी, जो नदी सत्यो राणा सांगा के क्षेत्र में आया करती थी। इस नदी का नाम था पीलियाखार। क्या नाम था? पीलियाखार। एक नदी है जिसका नाम है पीलियाखार। ये पीलियाखार नदी राणा सांगा के क्षेत्र में आती थी। बाबर ने इस नदी पर जबरदस्ती अपना अधिकार जता दिया कि यह नदी हमारे अधिकार क्षेत्र में है। राणा सांगा कहां दबने वाला था? राणा सांगा ने कहा कि ये तो पीलियाखार नदी तो मेरे क्षेत्र में होती है। बाबर ने कहा नहीं, पीलियाखार नदी हमारे क्षेत्र में है। दरअसल बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई का उद्देश्य, लड़ाई की वजह क्या बनी है? तो पीलियाखार नदी बनी है। और दोस्तों 17 मार्च 1527 का समय होता है। कब? 17 मार्च 1527 का समय है, जब दोस्तों एक युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध को आप खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध सत्यो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा जाता है, और एक बहुत भयंकर जबरदस्त युद्ध है, जो कि साथियों 17 मार्च 1527 का, कब? 17 मार्च 1527 का युद्ध है, जिस समय बाबर और राणा सांगा दोनों सामने खड़े हैं। युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा को हराना क्या आसान था? राणा सांगा को हराना क्या आसान था? आसान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब सत्य युद्ध आरंभ हुआ, जब युद्ध आरंभ हुआ, तो एक तरफ से खड़ा है आपका कौन? बाबर। एक तरफ से साथियों इस युद्ध में खड़ा है 1527 में कौन? बाबर। और एक तरफ से साथियों खड़ा है आपका राणा सांगा। दरअसल राणा सांगा ने क्या किया, अगर हम बात करें तो राणा सांगा ने क्या किया कि अपने साथियों सभी मित्रों को आमंत्रित कर दिया इस युद्ध में, क्योंकि लड़ाई बड़ी थी। जितने भी राणा सांगा की छत्र के नीचे, उसकी ध्वजा के नीचे जितने भी सरदार हुआ करते थे, जितने भी शासक हुआ करते थे, सभी को आमंत्रित कर दिया कि आप सबका वेलकम है, हमें ये लड़ाई लड़नी है। दोस्तों कहा जाता है कि राणा सांगा की पताका के नीचे राजस्थान के बहुत सारे शासक और बहुत सारे राजपूत राजा साथियों आके खड़े हुए। इवन राजपूत राजा यानी साथियों जो राणा सांगा के अधिकार क्षेत्र के राजा थे, सभी साथियों राणा सांगा की ध्वजा के नीचे आके खड़े हुए। और राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी सेना साथियों हो गई। यहां पर एक प्रथा है जिसे पाती परवन की प्रथा कहते हैं। अक्सर राजस्थान के एग्जामों में बहुत पूछी जाती है, आपके लिए शायद उतना इंपोर्टेंट नहीं होगी। एक प्रथा है पाती परवन प्रथा। पाती परवन प्रथा क्या होती है कि जब राणा सांगा ने सभी अपने राजाओं को आमंत्रित किया युद्ध में आने के लिए, उसे पाती परवन प्रथा राजस्थान जीके के अंदर कहते हैं। तो यहां पर राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा को साथियों क्या किया, अपनाया, जिसके तहत अपनी ध्वजा के अंदर आने वाले सभी राजाओं को आवाहन कर दिया। दूसरी तरफ साथियों यहां पर बाबर की सेना है, उसके पास तोफ भी है, उसके पास तुलगुमा युद्ध नीति भी है, और उसके पास साथियों कुशल नेतृत्व भी है। दोस्तों कहा जाता है जब 17 मार्च 1527 को खानवा की लड़ाई हुई, तो खानवा की लड़ाई के अंदर बहुत सारे ऐसे शासक यहां पर पाए गए जो साथियों इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, और ये राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, मुसलमान थे, जो साथियों राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे। और जैसे ही उन्हें यह बात पता चला कि ये
ये लड़ाई तो एक धर्म की लड़ाई है, इस्लाम धर्म की लड़ाई है और हम काफिरों का साथ दे रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहां से कुछ लोग इस बाबर की सेना में जाके शामिल हो गए। लड़ाई शुरू होने के बाद कुछ लोग राणा सांगा के राजा शासक जाके साथियों बाबर की सेना में शामिल हो गए, या हम यूं कहें कि दोस्तों इन्होंने अपनी सेना को ही मारना शुरू कर दिया। इन्होंने राणा सांगा के तरफ से खड़े होने के बाद बाबर की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। बहुत भयंकर लड़ाई हुई, बहुत भयंकर जबरदस्त लड़ाई हुई। दोस्तों कहा जाता है कि भले ही आप इतिहास की कितनी लड़ाइयां पढ़ लो, लेकिन यह लड़ाई इतनी इंपोर्टेंट हुआ करती थी कि राणा सांगा का सामना सबसे शक्तिशाली शासक बाबर से था। जब राणा सांगा ने देखा मेरे तो अपने ही दुश्मन हो गए, मेरे तो अपने ही दुश्मन हो गए, अपने ही लोग अपनी सेना को काटने लगे, तो राणा सांगा साथियों नीचे उतरा और तलवार लेकर इन विद्रोहियों को, दुश्मनों को, पहले साथियों गद्दारों को मारना शुरू करता है। लेकिन राणा सांगा नीचे उतर चुका था, बहुत सारे तीर राणा सांगा के जिस्म में उतर चुके थे, कई भाले राणा सांगा के साथियों शरीर में उतारे जा चुके थे, कई साथियों तलवारों के निशान राणा सांगा के जिस्म पर लग चुके थे, क्योंकि राणा सांगा जुनून में उतरा था कि ये गद्दारों को पहले खत्म करता हूं। तभी देखा कि राणा सांगा नहीं रुकेगा। तो दोस्तों उस समय की प्रथा हुआ करती थी कि उस समय एक राजा जो होता था उसकी एक फोटोकॉपी सेम टू सेम शक्ल मिलने वाला सेम टू सेम व्यक्ति सत्य युद्ध में और भी होता था, और उस व्यक्ति का नाम था यहां पर झाला अज्जा। झाला अज्जा को लगा कि राणा सांगा का यहां इस युद्ध भूमि से निकालना बहुत जरूरी है, तो राणा सांगा के पास झाला अज्जा गया, उसे समझाया कि महाराज आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आप जिंदा रहेंगे तो कई बार बाबर को हरा सकते हैं। राणा सांगा नहीं माना, बोले पहले गद्दारों का खात्मा करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इतिहास में काले पन्नों में इनके नाम लिखे जाएंगे। झाला अज्जा के बहुत बार कहने पर दोस्तों राणा सांगा का मुकुट झाला अज्जा की गर्दन पर रखा गया और राणा सांगा को उस युद्ध भूमि से साथियों निकाल दिया गया, जिससे कि साथियों आगे चल के चीजों को संभाला जा सके। बाबर की सेना की तरफ से साथियों झाला अज्जा के पास सेना पहुंची, एक तलवार के बार से ही झाला अज्जा की गर्दन को अलग कर दिया गया। सच बात यह थी कि वो राणा सांगा था ही नहीं। जब बाबर की सेना ने झाला अज्जा का सर गर्दन साथियों अलग किया उसके दर से, तो बाबर तुरंत समझ गया ये राणा सांगा नहीं हो सकता, ये राणा सांगा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से राणा सांगा कैसे मर सकता है। बाबर को शक हुआ, देखा तो वह झाला अज्जा था जो राणा सांगा के साथियों बहम में बाबर की सेना ने मौत की घाट उतार दिया। कहते हैं कि राणा सांगा युद्ध भूमि से अलग ले जाएगा। राणा सांगा के शरीर पर साथियों लगभग 100 के आसपास घाव थे, 100 घाव शरीर के अंदर। कहते हैं कि उंगली रखने के लिए कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां उंगली रखो और वहां पर घाव ना हो, मतलब पूरी बॉडी कट चुकी थी, पूरे शरीर पर तलवार तीर भालों के साथ निशान थे। लेकिन राणा सांगा खड़े होकर एक ही बात कह रहा था, गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा, गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। राणा सांगा की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी थी कि पूरे शरीर से सत्य खून बंद नहीं हो रहा था। राणा सांगा जहां जहां जाता था उसके पैरों के निशान खून से बनते हुए जाते थे। राणा सांगा के शरीर से कंटिन्यू ब्लड निकल रहा था, सत्य लगातार खून निकल रहा था। राणा सांगा को युद्ध भूमि से दूर ले जाए गए। राणा सांगा बार बार तलवार उठा रहा था, बोले गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं कैसे युद्ध हार सकता हूं, खानवा का युद्ध इतिहास के अंदर लिखा जाएगा तो वो राणा सांगा की जीत से लिखा जाएगा। राणा सांगा इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। साथी समझ चुके थे कि राणा सांगा का शरीर साथ नहीं दे रहा, उसके अंदर जो जुनून है, जो हौसला है, जो ताकत है, वो युद्ध लड़ने के लिए इसे बार बार प्रेरित कर रहा है। यही साथियों इस खानवा से थोड़ी सी दूर राणा सांगा को ले जाया जाता है, एक इरिच नाम का स्थान पड़ता है, इरिच नाम का स्थान पड़ता है। और राणा सांगा की स्थिति को देखते हुए राणा सांगा के साथी उसके खाने में खुद से जहर मिला देते हैं, जिससे जानते थे कि अब राणा सांगा जितने दिन जिएगा ना उतने ही दिन ये साथियों रक्त इसके शरीर का बंद नहीं होगा। ये मरेगा या नहीं मरेगा वो तो बात की बात है, लेकिन जितने दिन भी जिएगा ना ये तड़प तड़प के जिएगा। और ये बार बार युद्ध लड़ने की साथियों हट लगाए बैठा है, बार बार युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसका मर जाना ही अब क्या होगा साथियों, सही होगा। इसलिए इसके साथी इसके खाने में जहर मिलाते हैं, जिसकी वजह से इरिच नाम के स्थान पर, इरिच नाम के स्थान पर सत्य राणा सांगा की क्या हो जाती है, यहां पर मौत हो जाती है। ये राणा सांगा जो खानवा का युद्ध आप देख रहे हैं, बड़ा ही भयंकर युद्ध साथियों इस खानवा की लड़ाई में हुआ है।
हाँ तो साथियों कहने का मतलब इस खानवा के युद्ध में परिणाम क्या निकला, तो परिणाम यह निकला कि राणा सांगा इस युद्ध को हार गए, बाबर इस युद्ध को जीत चुका था। ये खानवा का 1527 का युद्ध हुआ करता था। लेकिन बाबर कहां रुकने वाला था, बाबर ने साथियों 28 और 29 जनवरी दोनों ही डेट मिलती हैं। 28 और 29 जनवरी साथियों 1528 की बात है, जब बाबर एक और युद्ध लड़ता है। इस युद्ध को आप साथियों चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हो। और बाबर एक बार पुनः जिहाद का नारा इस युद्ध में भी देता है, जिहाद का नारा इस युद्ध में भी देता है। और दोस्तों ये बाबर क्या करता है, यहां पर मेदिनी राय नाम के शासक के सामने लड़ता है और चंदेरी के युद्ध में दोस्तों मेदिनी राय को हरा देता है। ये मेदिनी राय जो था ये मालवा क्षेत्र का शासक हुआ करता था। कहां का, मालवा क्षेत्र का साथियों शासक हुआ करता था। यहां पर इस चंदेरी के युद्ध में जो 1528 में बाबर ने लड़ा, वहां पर मालवा के शासक मेदिनी राय को, और दोस्तों इसके अगले ही वर्ष 5 मई 1529 को यह घाघरा की लड़ाई होती है, जिस घाघरा की लड़ाई में बाबर और महमूद लोदी का सामना होता है। और इस महमूद लोदी को बाबर दोस्तों घाघरा के युद्ध में यानी कि 1529 में हरा देता है। दरअसल ये जो आपका घाघरा है, ये दरअसल एक साथियों नदी का नाम है या एक क्षेत्र का भी साथियों नाम है। दरअसल कहा जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध है इतिहास का जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जब जमीन पर सेना लड़ रही थी तो जमीन पर लड़ते लड़ते सेना साथियों घाघरा नदी के अंदर चली जाती है। और घाघरा नदी के अंदर जाने के बाद यह युद्ध जो है, यह युद्ध साथियों आपका जल में भी लड़ा जाता है और जमीन यानी कि थल पे भी लड़ा जाता है। तो यह साथियों कौन सा है, यह साथियों आपका घाघरा का युद्ध है जो 1529 में बाबर के द्वारा लड़ा गया। बहरहाल मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बाबर के द्वारा कुल यहां पर 4 युद्ध लड़े गए। मैंने क्या कहा, बाबर के द्वारा कुल यहां पर साथियों 4 युद्ध लड़े गए। और इन चारों युद्धों को अगर हम देखें तो पहला युद्ध साथियों पानीपत का युद्ध, क्या लिखेंगे, पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। दोस्तों अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध है खानवा का, बैटल ऑफ खानवा, जिसे आप साथियों खानवा के नाम से जानेंगे, खानवा युद्ध कहेंगे। तीसरा है साथियों यहां पर चंदेरी का युद्ध, और चौथा है साथियों यहां पर घाघरा का युद्ध। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको साथियों 4 युद्ध बताए जो आपको बाबर के वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर याद रखने हैं। और सही बात क्या है कि साथियों इनका क्रम जो है वो बहुत आसान है याद करना। 1526 में पहला युद्ध हुआ है, 1527 में साथियों दूसरा युद्ध हुआ है, तीसरा युद्ध 1528 में हुआ है, और चौथा युद्ध साथियों कब हुआ है, 1529 में हुआ है। यानी कि याद करने में क्रम भी कोई कठिन नहीं है। 26, 27, 28, 29 यानी पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का साथियों 1528 में और घाघरा का 1529 में। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बाबर के युद्ध आपसे पूछे जाते हैं और यही युद्ध आपको चारों हर हाल में याद रखने होंगे। इनको याद रखना कोई कठिन बात नहीं है, इनको ट्रिक से भी आप कई बार याद कर लेते हैं। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, या तो आप 4 अक्षर याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बता देता हूं। मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, आप पख चग याद कर लीजिएगा। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है, सिंपल सी बात है, पख चग। अगर कुछ भी याद ना हो, पख चग मतलब पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, चारों। 26 एक पहला वाला याद कर लोगे, 27, 28, 29 आराम से याद हो जाएंगे। अगर ऐसे भी याद नहीं करते तो फिर आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा उठा के, ऐसे याद कर लीजिएगा। पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा उठा के। तो आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 4 युद्ध, आपसे हर किसी पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पानीपत की पहली लड़ाई, जो किस किस के बीच में हुई, कब हुई और कौन इसमें जीता, या फिर खानवा की लड़ाई किसके बीच में, कब, कहां, कैसे हुई। यहां से आपका क्वेश्चन बार बार दोस्तों बन के आ जाता है।
बात समझ में आ गई। पानीपत के युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का और घाघरा का, ये युद्ध आपने अगर याद कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ट्रिक मैंने आपको बता दी है। बाकी तो साथियों आप अपने हिसाब से कुछ भी याद करते हैं, वो बच्चों की अपनी अपनी ट्रिक होती है। मैंने सिंपल सी बता दिया तो 4 अक्षर याद कर लेना, या फिर जो मैंने आपको बताया पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा उठा के, तो अपने हिसाब से साथियों आप याद कर सकते हैं। अब सुनो आगे। अब कहने का मतलब यह है कि बाबर साथियों देखो, अब देखो यहां देखिए कि घाघरा का युद्ध बाबर ने कब लड़ा है। बाबर ने साथियों घाघरा का युद्ध रखा यहां पर 1529 में। याद ये भी रख लेना कि इसके अगले वर्ष, देखो हम क्रम से तो करते आ रहे थे 26, 27, 28, 29, इसके अगले वर्ष क्या होता है दोस्तों, इसके अगले वर्ष ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि बाबर की जो मृत्यु हुई है वो 1530 में हुई है। बाबर की मृत्यु कब हुई है? 1530 में साथियों बाबर की मृत्यु हो गई है। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी आपको रखनी होगी। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, और बाबर की मृत्यु होने के बाद दोस्तों इस बाबर को आगरा के अंदर दफना दिया। आगरा के अंदर दफना दिया गया। आगरा के अंदर एक जगह पड़ती है दोस्तों आराम बाग। जो बच्चे आगरा के नजदीक के होंगे उनको पता होगा, ये जगह है साथियों आराम बाग। क्या नाम है? आराम बाग। दरअसल मैं आपको बताऊंगा इसका निर्माण वगैरह किसने कराया, लेकिन अभी ये समझो कि आगरा के अंदर एक जगह है आराम बाग। आगरा के अंदर इस आराम बाग में बाबर को दफना दिया गया। बाद में चल के बाबर की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा गया। तो कहा जाता है कि जब ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा को पढ़ा गया तो उसमें ऐसा लिखा हुआ मिला कि बाबर ने यह कहा था कि जहां का मैं रहने वाला हूं ना, मेरे सबको वहीं पर दफनाया जाए। तो बाद में क्या किया गया कि इस व्यक्ति को बाबर को साथियों क्या किया गया, बाबर को साथियों यहां आराम बाग आगरा से निकाल के इसको साथियों कहां पर ले जाएगा, इसको दोस्तों काबुल ले जाएगा, और बाद में इसको काबुल के अंदर दफनाया गया। तो देखो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मैं ये कहूं कि भैया बाबर की समाधि कहां पर है या बाबर का मकबरा कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल बाबर को दफनाया तो गया है आगरा के अंदर, लेकिन बाद में इसकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को पढ़ के कहां पर इसे ले जाया गया है दोस्तों? काबुल के अंदर ले जाया गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तो काबुल के अंदर। कहां पर? काबुल के अंदर। अगर कहूं कि बाबर को कहां दफनाया गया था, तो आप आगरा लगाएंगे। मकबरा कहां है तो काबुल ही लगाएंगे, आगरा नहीं लगाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन व्यक्ति ऐसा था जिसको 2 बार दफनाया गया। ऐसा मुगल बादशाह कौन था जिसको 2 बार दफनाया गया? तो आप क्या कहेंगे? बाबर को पहले आगरा और फिर साथियों इसे काबुल के अंदर दफनाया गया था। और दोस्तों अगर मैं आपको यहीं पर एक क्वेश्चन और बता दूं कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसको पहले दफनाया गया और बाद में साथियों इसको जलाया गया। अगर आपसे कहे कि ऐसा कौन सा मुगल बादशाह है जिसको 2 बार दफनाया गया, तो आप कहेंगे बाबर। पहले आगरा और फिर काबुल। काबुल में ही इसकी समाधि है या काबुल में ही इसका मकबरा रहने वाला है। अगर मैं कहूं कि वह राजा बताओ जिसको साथियों पहले तो दफना दिया गया था और बाद में साथियों क्या किया गया? बाद में साथियों इससे जलाया गया था। तो ऐसा कौन राजा हुआ करता था? बहुत सारे बच्चे के लिख रहे हैं साथियों यहां पर बाबर बाबर बाबर। नहीं, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि भाई जब इसकी अस्थियों को ले जाया गया तो अस्थि ही बची, भाई क्या बचेगा व्यक्ति का? तो फॉर्मेलिटी पूरी की गई है कि इसको आगरा से ले जाकर काबुल के अंदर दफनाया गया, बचा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछे एग्जामिनर कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसको पहले दफनाया गया और बाद में साथियों जलाया गया था, ये साथियों दरअसल आपका अकबर हुआ करता था। अकबर को जब साथियों यहां पर दफना दिया गया था, उसके बहुत समय बाद एक क्षेत्र पर दोस्तों जाटों का विद्रोह हुआ था। अब जाटों को बड़ा गुस्सा था मुगलों से। जाटों ने कहा अच्छा तुझे हम बताएंगे, तूने बड़े धर्म परिवर्तन करवाए थे भारत में, तूने बड़े लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाया था, तुझे हम मरने के बाद हिंदू बनाएंगे। तो इसकी अस्थियों को निकाल के अकबर की को कुछ जाटों ने साथियों बाद में इसका दाह संस्कार कर दिया था कि ले तुझे जीते जी छोड़, हमसे मरते हुए भी हिंदू बनाएंगे। तो इसको पहले दफनाया गया था अकबर को, बाद में साथियों इसको जलाया भी गया था, अस्थि वगैरह जला दी। एक फॉर्मेलिटी की बात होती है, फिर भी साथियों क्वेश्चन बनता है तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे साथियों हम बात करें कि इसका एक यहां पर उल्लेख मिलता है कि दोस्तों जो आपका मीर बाकी हुआ करता था, ये सेनापति हुआ करता था। दरअसल मीर बाकी ने क्या किया था कि जो आज के समय पर साथियों आप ये फैजाबाद पहले जिला हुआ करता था, अब ये जिला का नाम हो गया है अयोध्या। कहां पर है? तो दोस्तों ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो वहां पर पहले कहते हैं कि अब अगर हम बात करें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा माना गया कि वहां पर पहले मंदिर था। मंदिर को साथियों इस मीर बाकी नाम के व्यक्ति ने 1528
1528 में, ध्यान रखना साथियों, कब 1528 में से मीर बाकी नाम के व्यक्ति ने, मीर बाकी कौन है, मीर बाकी दोस्तों ये व्यक्ति बाबर का सेनापति है, इसने साथियों यहां पर अयोध्या के अंदर जो मंदिर था उस मंदिर को तोड़वा के एक मस्जिद का निर्माण करवाया और इस मस्जिद को आप बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, बाबरी मस्जिद के नाम से जानते थे। और दोस्तों जब बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ तो ऐसा माना गया साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर अगर हम कहें कि वहां पर पहले भगवान श्री राम की जन्मभूमि एक मंदिर हुआ करता था। बाद में साथियों कई सारी सरकारें आई, जैसे कल्याण सिंह वगैरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर को तोड़वाने का काम किया। मुलायम सिंह जी यादव हुआ करते थे, उन्होंने साथियों ये गोलियां चलवाने का काम किया यहां पर, है ना। तो बहुत सारी राजनीतिक प्रवृत्ति की चीजें इसके दौरान होती रही, लेकिन साथियों बाबरी मस्जिद जो है जो अयोध्या के अंदर थी उसको किसने बनवाया, मीर बाकी। किसने, मीर बाकी। और कब, 1528 में। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि राम मंदिर के निर्माण के समय साथियों भगवान श्री राम के पैर से साथियों वो जा रहे हैं। एक फोटो आपने बड़ा वायरल देखा होगा जहां पर लिखा हुआ 1528 से अब तक, यानी 1528 से भगवान श्री राम को अपना आश्रय, अपना जन्म स्थान मिलने तक रामलला को साथियों इतना समय लग गया। तो दरअसल 1528 में मीर बाकी ने इस बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या के अंदर करवाया था, जो साथियों अभी लेटेस्ट मामला भगवान श्री राम के मंदिर बनने के बाद आपने देखा होगा। एकदम बढ़िया हूं मैं, टीचिंग करोगे। हाँ, तो क्या कहेंगे दोस्तों, बाबर के द्वारा भारत में एक सिक्का चलाया गया। एसएससी सीजीएल ने यह क्वेश्चन पूछ रखा है कि शाहरुखी नाम का सिक्का किसके द्वारा चलवाया गया था। तो बाबर ने दोस्तों भारत के अंदर एक सिक्का चलवाया जिसे शाहरुखी सिक्का कहा गया, और इसी को आप बाबरी नामक सिक्का के नाम से भी जानते हैं। और इस बाबर का जो पूरा नाम है वो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। बाबर का पूरा नाम क्या है, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। इसने शाहरुखी नाम का सिक्का चलवाया था, जिसे साथियों आप बाबरी नामक सिक्का के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बाबर के साथियों 4 युद्ध बताए हैं, बस इनको मत भूल जाना। अगर इनको भूल गए तो समझो साथियों आपका कल्याण हो चुका है। ये साथियों पहला युद्ध पानीपत का 1526 में, दूसरा युद्ध साथियों खानवा का 1527 में, तीसरा 1528 में, और साथियों फिर 1529 में घाघरा का युद्ध, और बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो पक्ष से साथियों आपने याद किया, पानी पी के खाना खा के चंदेरी चली घाघरा उठाकर बाबर को मार दिया। क्या कर दिया, बाबर को साथियों मार दिया उसने। तो आगे अगर हम बात करें तो बाबर जो हुआ करता था, दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुगल काल के शासक हुए हैं उनके दरबारी भाषा जो है वो फारसी है। मुगल काल के लोगों की, जो मुगल काल के शासक हैं उनकी दरबारी भाषा है फारसी। क्या है, फारसी। तो वो फारसी की अच्छी नॉलेज रखेंगे। अब मुद्दा क्या है कि बाबर की जो आत्मकथा है, जिसे मैंने कहा आप इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, दरअसल ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों। ये दरअसल तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रीजन क्या है, कारण क्या है, जान लो दोस्तों। रीजन ये है कि दोस्तों जो मुगल लोग हैं ना, इनके दरबारी भाषा है फारसी। तो बच्चा क्या सोचता है कि दरबारी भाषा फारसी है तो बाबर की आत्मकथा भी फारसी भाषा में लिखी गई होगी। नहीं, ये सत्य तुर्की भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि बाबर आया है ना, आने के बाद उसे तो तुर्की की जानकारी थी, तुर्की की नॉलेज थी। अब जो बाबर के बच्चे होंगे या उसके साथियों और जो बच्चे होंगे, जैसे हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब वगैरह जो हुए, इनको फिर सब फारसी की नॉलेज होने लगेगी। लेकिन बाबर को तुर्की की नॉलेज थी और बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे साथियों उसने तुर्की भाषा के अंदर लिखवाया, इसे आप तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपोर्टेंट होती है। आगे चल के अकबर के समय पे अब्दुल रहीम खाने खाना इसको साथियों ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको अनुवादित करने का काम किया था। लेकिन बाबर की जो आत्मकथा है, बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, ये साथियों आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लेना, और एक साथियों युद्ध वाले क्वेश्चन पे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, इस पर आप स्टार लगाएंगे। दूसरा, मैंने कहा शुरू में आपको बताया कि बाबर अपनी आत्मकथा में एक बात लिखता है, और वो ये बात है कि बाबर कहता है कि मैं अपने जीवन में 2 ही राजाओं से डरा हूं। भारत में मैं 2 ही राजाओं से डरा हूं। पहला तो राणा सांगा, दूसरा साथियों जिस समय बाबर ने भारत पर शासन किया है,
जिस समय बाबर ने भारत में युद्ध लड़े हैं, उस समय दक्षिण भारत के अंदर विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। इस विजयनगर के साथियों जो तुलुव वंश के शासक हुआ करते थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, ये दरअसल दक्षिण भारत में शासन करते थे कृष्णदेव राय। तो साथियों बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंदर राणा सांगा और साथियों कृष्णदेव राय, किसके, राणा सांगा और कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है और इन दोनों राजाओं को बहुत महत्वाकांक्षी शासक बताया है। तो ये इनके पहले ही शासन किया करते थे। जो कृष्णदेव राय हैं, वैसे तो दक्षिण भारत के इतिहास में हम इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हजारा विठल दास का जो मंदिर है वो मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनवाया गया है, जो तुलुव वंश के शासक। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बताओ कृष्णदेव राय किस वंश से संबंध रखते हैं, तो विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश से कृष्णदेव राय का साथियों क्या है, संबंध रहने वाला है। और साथियों इन्हीं के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। जैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे, अष्ट प्रधान लोग देखने के लिए मिलेंगे। उसी तरह से 8 प्रमुख लोग जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा गया, 8 प्रमुख मंत्री जिन्हें 8 विशेष व्यक्ति का दर्जा दिया गया, वो कृष्णदेव राय के द्वारा सत्य दिया गया। और कृष्णदेव राय के दरबारी विद्वान जो 8 हुआ करते थे, उन्हें दरबारी विद्वानों को ही क्या कह दिया गया, अष्ट दिग्गज कहा गया। क्वेश्चन आपसे बनेगा किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, आप सिंपल कहिएगा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहने का काम किया करते थे। सत्य बाबर जो मृत्यु हुई है, तो कहा जाता है कि बाबर की मृत्यु होने के बाद ऐसा माना गया कि बाबर साथियों यहां पर 4 पुत्रों को जन्म दिया था। मतलब होता क्या है कि वैसे तो आप जब सभी जानते हैं कि जो राजा होते थे उनके समय में साथियों क्या होता था कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता था, लेकिन बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से साथियों एक पुत्र का नाम था कामरान, एक पुत्र का नाम है अस्करी, एक पुत्र का नाम है हुमायूं और एक पुत्र का नाम है हिंदाल। साथियों ये बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो हुआ करता था वो आपका हुमायूं हुआ करता था। मतलब बाबर के साथियों 4 पुत्रों में सबसे बड़ा बेटा कौन सा था, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं हुआ करता था। तो जब बाबर मरा तो बाबर ने अपने बेटे बड़े वाले हुमायूं को बुलाया और हुमायूं को बुलाने के बाद समझाया कि हुमायूं देख मेरी अंतिम इच्छा क्या है। बाबर अपने बेटे बड़े को समझा रहा है हुमायूं को कि बाबर देख मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहता हूं कि आज तक के इतिहास में साम्राज्य को लेकर क्या हुआ है, बहुत द्वंद हुए हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भाइयों में आपस में कोई भी लड़ाई ना हो, तुम आपस में प्रेम से रहो, आपस में मोहब्बत से रहो, आपस में तुम्हारा जीवन सही चले। इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को मेरे बाद अपने भाइयों में बांट देना। बाबर के बेटे हुमायूं से बाबर क्या कह रहा है कि तू अपने साम्राज्य को जो मैं तुझे सौंप के जा रहा हूं, इसको अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट देना। और दोस्तों हुमायूं ने भी ऐसा ही किया। जो कामरान था, इस कामरान को काबुल कांधार क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हुमायूं ने खुद के पास दिल्ली और आगरा रखा क्योंकि साथ हुमायूं बड़ा था, और हिंदाल को दोस्तों अलवर का क्षेत्र दे दिया। यानी कि बाबर की मृत्यु के बाद बाबर के बड़े बेटे हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाई कामरान, अस्करी, हिंदाल में आपस में साथियों बांट दिया था। और ये बांटना ही इस बाबर की एक बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी, हुमायूं की बहुत बड़ी गलती मानी जाएगी। जब मैं हुमायूं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये साम्राज्य बांटना इस हुमायूं को कितना भारी पड़ेगा। दोस्तों ये जो बाबर हुआ करता था, इस बाबर को बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था। क्या था, हुमायूं को बाग बगीचों का बड़ा शौकीन था। और इस व्यक्ति ने भारत के अंदर एक विशिष्ट प्रकार के बाग लगवाने शुरू किए थे, जिस बाग को आप कई बार देखते होंगे। मान लो साथियों 1 करोड़ हमने ऐसे निकाल दिया है ना, 1 करोड़ यहां से ऐसे निकाल दिया, 1 करोड़ ऐसे निकाल दिया, 1 करोड़ ऐसे निकाल दिया, बीच में साथियों ये हमने सर्कल दे दिया। और सर्कल देने के बाद क्या हुआ, यहां पर साथियों एक हमने इस तरह से पार्क बना दिया, एक इस तरह से पार्क बना दिया, एक इस तरह से लॉन यहां पर बना दिया, एक पार्क इस तरह बना दिया। इस पार्क को क्या कर दिया हमने साथियों, इस तरह से कवर कर दिया। तो ये जो पार्क है, अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर साथियों ये बीच में सर्कल हो गया, ये रोड बना दिए इस तरह से, और बीच में ये बड़े बड़े साथियों घास वगैरह लगवा दी। तो इन बागों को कहा जाता था, इन गार्डनों को कहा जाता था ज्यामितीय आकार से बने हुए बाग। तो दरअसल बाबर को बाग बगीचों का बहुत शौकीन था, और ज्यामितीय आकार के बागों का निर्माण करवाना भारत में बाबर ने ही शुरू किया था। पहले ऐसे बाग नहीं बनते थे। और इसका उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा आराम बाग। क्या नाम है, आराम बाग। आराम बाग कहां पर है, तो मैंने आपको बताया कि आराम बाग दोस्तों आगरा के अंदर है। और आराम बाग को बनवाया किसने है, तो आप कहेंगे दोस्तों बाबर ने इस आराम बाग को बनवाया है। कोई समस्या, कोई दिक्कत,
किसको ब्लॉक करना है बेटा? सनी को क्यों ब्लॉक करना है बताओ? सनी पीडीएफ के लिए ज्यादा ही कुछ कमेंट कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? बताओ बेटा। मुझे आज तक पीडीएफ नहीं मिला, तो बेटा मैं क्या करूं बताओ? मैं क्या करूं? तुम्हें पीडीएफ नहीं मिला, इसमें 100% गलती तुम्हारी ही निकलेगी, तुम्हें पीडीएफ नहीं मिली तो। और तुम एक ही कमेंट करते जा रहे हो, पीडीएफ नहीं मिला, पीडीएफ नहीं मिला। आप बेटा साइंस मैग्नेट वाला टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, उसमें पीडीएफ मिलती है, उसमें जाके पीडीएफ बेटा ले लो। पीडीएफ के लिए मत परेशान हुआ करो, ठीक है? एक लिख रहा, चलो अब पर्सनल आईडी पे आ जाओ। सर इस क्लास से एनटीपीसी कवर हो जाएगा? बेटा हो जाएगा, हो जाएगा। तुम लोड क्यों लेते हो बेटा? मैं बहुत लेवल की चीजें पढ़ा रहा हूं, आपका हर एग्जाम इससे कवर होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप हर एग्जाम की तैयारी इस क्लास से कर सकते हो। बेटा छोटी मोटी क्लास नहीं है, बहुत बेस्ट कंटेंट जा रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप आंख बंद करके इस क्लास को पढ़ो, बात खत्म, ठीक है? इस क्लास में आपको कंप्लीट सत्य हिस्ट्री का पैकेज मिल रहा है। एनटीपीसी का टाइम पे देख लेंगे बेटा स्पेशल क्लास। और किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, टॉपिक से संबंधित कुछ डाउट पूछ लिया करो, हैं? अगर तुम्हारा कोई डाउट नहीं आ रहा, या तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है या फिर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, दो ही बातें हो सकती हैं। तुम कभी टॉपिक से संबंधित डाउट क्यों नहीं पूछते? मुझे इस बात की हमेशा शिकायत रहती है तुमसे कि तुम कभी डाउट क्यों नहीं पूछते। या तो मैं तुम्हारा डाउट छोड़ता नहीं हूं, या तुम्हारे अंदर क्षमता इतनी है ही नहीं कि तुम डाउट पूछ पाओ। तो कभी टॉपिक से संबंधित भी डाउट पूछ लिया करो। हालांकि तुम मुझे जहां जरूरत पड़ती है ट्रिक वगैरह की, तो मैं खुद ही बता देता हूं। जो चीज मुझे लगती है भाई ये चीज इंपोर्टेंट है, वहां मैं स्टार भी लगवा देता हूं। जो चीज मुझे लगती है भाई इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा, या फिर जो चीज लगती है मुझे जरूर ये पूछी जाती है, तो मैं उसे ट्रिक से याद करवा देता हूं। तो हालांकि मैं चीजें अपनी तरफ से 100% देता हूं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हुआ करे तो आप उस डाउट को घर लेके मत जाया करो, है ना? बच्चे कुछ क्या होते हैं साथियों के डाउट पूछते भी हैं, जैसे एक दो बार कहीं पर मैसेज वगैरह सोशल मीडिया पे कहीं मैसेज कर देते हैं, तो वो फिर मेरे पास आते हैं, तो उनका मुझे कई बार सेंस ही समझ में नहीं आता। जैसे एक बच्चे ने पूछ रखा था कि 1503 में सर पहली कंपनी लगी थी, आपने 1503 लिखवाया है, क्वेश्चन ने 1500 माना है, 1608 वाली में कंपनी की बात कर रहा हूं, तो उसका डाउट मुझे समझ में नहीं आया। तो कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे भी साथियों आप जो डाउट वगैरह भेजते हो, तो मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपके एक सिंगल डाउट को भी कहीं नहीं छोड़ूंगा। आप कहीं भी अगर मैसेज करके पूछोगे ना, मैं 100% बेटा रिप्लाई करता हूं। मैं चाहता हूं जो बच्चा हमसे पढ़ रहा है ना, वो हम पे विश्वास करके पढ़ रहा है, तो हमें फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा बन के नहीं दिखाना चाहिए कि हम तो बच्चे को रिप्लाई नहीं कर रहे, हम तो बच्चे की बात को सुन नहीं रहे, हम तो अपनी बच्चे की बात को देख नहीं रहे। यार वो हम पे विश्वास करके जुड़ रहा है ना, तो हमारा फिर एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए, हमारा एक कर्तव्य ये भी होना चाहिए, हमें अपने बच्चे की हर बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो हम पे विश्वास कर रहा है, हमारी बात को मान रहा है, हमारी बात को सुन रहा है। इसलिए मैं आपकी हर डाउट को क्लियर करके चला करूंगा, ठीक है? आप कभी लोड मत लेना, परेशान मत होना। अगर कभी भी परेशानी लगे ना, तो आपका भाई आपके साथ खड़ा है, ठीक है? नहीं बेटा स्वयं नहीं मारा था। अब देखो जैसे मैंने बाबर का ये नहीं बताया कि बाबर कैसे मारा था, आज तक के इतिहास में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि बाबर कैसे मरा, समझना। अगर पूछा था तो मैं करवाता। इसलिए मैं क्या कहता हूं ना कि मैं एक ऐसा टीचर हूं जो पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ाऊंगा। आप मुझसे डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा बाबर कैसे मरा, लेकिन मैं अगर नहीं उसका पूछा गया कि कैसे मरा, तो मैं फिर नहीं बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि साथियों ऐसे तो इतिहास के अंदर इतनी लाखों करोड़ों चीजें हैं कि आप भूल ही जाओगे कि आपको क्या याद करना है। पॉइंट टू पॉइंट जो चीज पूछी गई है, जो चीज पूछी जाती है, तभी तो कहते हैं कंटेंट में दम। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम 5-6 किताबों का डाटा लिखवा दिए बच्चों को, अब कह रहे बच्चों याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नहीं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाओ। पहली बात, आपको मेरे सब्जेक्ट में रुचि पैदा मैं कर दूंगा, आपको इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट हो। अगर साइंस साइड का भी बच्चा पढ़ रहा होगा ना, मैं उसे इतिहास के अंदर भी रुचि पैदा करके दिखा दूंगा। अगर आर्ट साइड का ही बच्चा पढ़ रहा होगा ना, मैं उसे इकोनॉमिक्स के अंदर भी रुचि पैदा करके दिखा दूंगा। पहला काम होता है कि मैं अपने सब्जेक्ट में रुचि पैदा बच्चे की कर देता हूं। दूसरा, बड़ा कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने देता। बस दो ही चीजों पे आज तक पढ़ाता हूं, और दो ही चीजों पर साथियों जहां पढ़ाया है ना, तो ये समझ लो उसके बाद वो बच्चा उन सब्जेक्टों किसी दूसरे टीचर से नहीं पढ़ता, एक ही नाम ढूंढता है कि सुशील यादव सर कहाँ है। ठीक है, चलो ठीक है। बहरहाल मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। अभी हमारी दूसरी भी क्लास का टाइम टेबल हो रहा है,
तो अभी आप इतना जान लो कि साथियों छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो कोर्स की बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी 32 नंबर क्लास थी। दूसरी साथियों जो पीडीएफ मिलती है वो आपकी इस टेलीग्राम पर मिलती है, जाके ज्वाइन कर लो। क्लास का टाइम टेबल साथियों सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 10 बजे साइंस की क्लास होती है। फिर साथियों 9 बजे मैं आपके सामने आ जाता हूँ भैया, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, आप सब लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत स्नेह देते हो, मेरे लिए साथियों काफी है। दूसरी बात साथियों हम बात करें तो जो हमारा जनरल अवेयरनेस का बैच चल रहा है, इस बैच को आप 499 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें साथियों आप किसी भी एग्जाम की एलपी टेक्नीशियन जेईई एनटीपीसी या किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको कंप्लीट जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जीके वगैरह सब कुछ इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं और इसमें हिस्ट्री की क्लास चल भी रही है। इसके अलावा साथियों आप अगर एक कॉम्बो बैच लेना चाहते हो जिसमें आपको सभी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, तो जो मेरा अगर लेना चाहते हो तो साथियों निर्माण बैच आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो इसमें आपको सभी के क्या मिल जाएंगे, इस प्राइस पे साथियों आपके सभी के यहाँ पर फाउंडेशन बैच मिल जाएंगे। तो ये साथियों क्या थी, आपकी क्लास थी, बहुत बेहतरीन सुंदर सी। क्लास कैसी लगी इस बात को बेटा जरूर बताया करो। जब आप बाद में कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपका एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और ऐसे बहुत कम टीचर मिलेंगे जो अपनी क्लास के कमेंट पढ़ते होंगे। मैं तो पिछली क्लासों के भी कमेंट पढ़ता हूं, सोचो पता है क्यों, उस समय पता चलता है कि बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और मैंने कहा ना मैं तुम्हारी कोई प्रॉब्लम छोड़ना नहीं चाहता। चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। वीडियो को एक बार भाई लाइक वाइक कर देना, है ना, ऐसे चले जाते हो बस, तुम जैसे क्लास खत्म हुई ना तो मतलब सा खत्म हुआ बोले निकल लो। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जितने बच्चे हो डेली क्लास के अंदर आया करो, और क्लास खत्म होने के बाद जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल रखना, आजाद रहना, आबाद रहना और पढ़ते रहना।